हेलो, वेलकम। आज हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिस्कस करेंगे और इसमें हम एक सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स के साथ इसको डिस्कस करेंगे। ये एक वीडियो के अंदर कंप्लीटली इसको हम नहीं करेंगे, बल्कि इसकी फर्दर सीक्वेंस के साथ फर्दर हम वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो लेट्स स्टार्ट। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी है। स्पेक्ट्रोस्कोपी सिंपली के इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद मैटर। तो न्यूक्लियर मीन कि समथिंग इज़ रिलेटेड विद न्यूक्लियस। मैग्नेटिक मीन थोड़ा सा इसमें मैग्नेटिज़म का ज़िक्र होगा, थोड़ा सा नहीं होगा, बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक यानी मैग्नेटिज़म का ज़िक्र होगा। रेजोनेंस ये कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली रेजोनेंस नहीं है। ये इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट इस तरीके का होगा कि दो चीज़ों का आपस में मैच कर जाना। तो इसको हम डिटेल में जब आगे हम बढ़ेंगे तो इन चीज़ों का आपके माइंड में आता जाएगा साथ साथ। तो सबसे पहले इसकी हम एक ओवरव्यू देखते हैं। मोस्टली एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस मीन हम किसी चीज़ की प्रेजेंस चेक करनी है हमने कि कितनी क्वांटिटी में मौजूद है, तो उसकी क्वांटिटी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके अलावा इसको हम जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं उनकी स्ट्रक्चर को डिटरमिन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, मोस्ट कॉमनली नोन एज एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी और मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी (MRIs) is a spectroscopic technique to observe local magnetic field। अब इसका जो है ना, हम ऐसे तो आपको आइडिया नहीं होगा, लेकिन जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसके बारे में हमें डिटेल में हम इसके बारे में सीखेंगे कि लोकल मैग्नेटिक फील्ड का क्या मतलब है। अराउंड द एटॉमिक न्यूक्लियाई, जो एटम के न्यूक्लियस होते हैं वो मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं, उनकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उसको हम स्टडी करते हैं। द सैंपल इज़ प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। हमने जिसको एनालिसिस करना होता है अपने सैंपल को, और इसी सैंपल में हमारे मैग्नेटिक न्यूक्लियाई होंगे, उसको हम किसी एक्सटर्नल फील्ड में यानी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे एंड द एनएमआर सिग्नल इज़ प्रोड्यूस। तो वहाँ से जो है ना एक सिग्नल प्रोड्यूस होगा, और उसको जाहिर सी बात है हम सिग्नल को किसी सेंसिटिव रेडियो रिसीवर या डिटेक्टर की हेल्प से देख सकेंगे। और इसमें हम रेडियो वेव्स, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उनका एक रीजन है रेडियो वेव, तो इससे ये वाला जो रीजन होगा ये इस्तेमाल होगा एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो अभी तो ये एक ओवरव्यू है ना, तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसको फर्दर जब डिस्कस करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड। उसके बाद थोड़ा और देख लेते हैं इसके बारे में। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस इज स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड विच इज़ इवन मोर इम्पोर्टेंट टू द ऑर्गेनिक केमिस्ट। यानी हमने पहले बात की है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को डिटरमिन करने में इस्तेमाल होता है। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का आपको पता है कि इसके थ्रू हम जो है ना फंक्शनल ग्रुप की डिटर्मिनेशन करते हैं। मैनी न्यूक्लियाई मे बी स्टडीड बाई एनएमआर टेक्निक्स। जो बहुत सारे न्यूक्लियाई होंगे जो मैग्नेटिक की तरह बिहेव करेंगे, मैग्नेट की तरह, उसको हम स्टडी करेंगे एनएमआर टेक्निक में। बट हाइड्रोजन एंड कार्बन, हाइड्रोजन हम आगे जाके ये भी देखेंगे कि हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन का जो एटम होता है प्रोटॉन, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी उसको बोलते हैं, और कार्बन 13 एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी उसको बोलते हैं। तो ये कार्बन और हाइड्रोजन, चूँकि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें वेरी वेल कि कार्बन और हाइड्रोजन मोस्टली होते हैं, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इसको इस्तेमाल किया जाता है। इंफ्रारेड IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इससे हम फंक्शनल ग्रुप का पता लगाते हैं। इसी तरह एनएमआर गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ मैग्नेटिकली डिस्टिंक्ट एटम्स ऑफ द टाइप बीइंग स्टडी।
देखें, अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल है तो उस मॉलिक्यूल के अंदर कितने जो एटम हैं वो मैग्नेटिकली बिहेव कर रहे हैं, उसको हम स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक, दैट इज़ NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। व्हेन हाइड्रोजन न्यूक्लियाई यानी प्रोटॉन्स आर स्टडीड, फॉर इंस्टेंस, one can determine the number of each of the distinct type of hydrogen nuclei as well as obtain information regarding the nature of the immediate environment। देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल एक मालिक्यूल है हमारे पास, उसमें डिफरेंट हाइड्रोजन एटम हो सकते हैं और हम हर एक एटम को स्टडी करेंगे। अब देखें, सारे के सारे जो हाइड्रोजन एटम होंगे किसी एक मालिक्यूल के अंदर, वो एक तरीके का बिहेव नहीं करेंगे। नो डाउट वो मैग्नेटिकली एक्टिव होंगे, NMR एक्टिव होंगे, लेकिन वो एक जैसा बिहेव नहीं करेंगे। उसको हम जो है ना, नो डाउट फॉर एग्ज़ाम्पल एक हाइड्रोजन है, उसके पास कोई कार्बन हो सकता है, किसी हाइड्रोजन के करीब कोई क्लोरीन हो सकता है, किसी के करीब फ्लोरीन हो सकता है। तो मीन के हर हाइड्रोजन एटम का इन्वायरमेंट डिफरेंट होगा, उसकी बेस के ऊपर हमें जो है ना हर एक को एक्टिव करने के लिए, हर एक को रेजोनेट करने के लिए डिफरेंट रेडिएशन चाहिए होंगी, मतलब डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन चाहिए होगी। तो ये भी जाके हम आगे जो है ना फर्दर इसको डिस्कस करेंगे। अभी एक थोड़ा सा जर्नल ओवरव्यू है कि हम इसको कैसे कैसे डील करेंगे। द कॉम्बिनेशन ऑफ IR का कॉम्बिनेशन और NMR का कॉम्बिनेशन जो है सफिशिएंट है टू डिटरमिन द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ एन अननोन मॉलिक्यूल। अगर हमें कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दिया जाता है जो कि अननोन है, तो विद द हेल्प ऑफ IR एंड NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो क्या होगा। तो अब बेसिकली हम जो है ना इसका इंट्रोडक्शन की तरफ आएंगे और इसमें देखेंगे कि व्हाट इज़ एक्चुअली द बेसिक थीम बिहाइंड द NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखें, हमने पढ़ रखा है कि जो फॉर एग्ज़ाम्पल एटम होता है, एटम के सेंटर में हमें पता है कि न्यूक्लियस होता है और उसके अराउंड जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। और हमने ये भी पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड भी स्पिन करते हैं यानी रिवॉल्व करते हैं, और इसके अलावा अपने एक्सिस के अराउंड भी स्पिन करते हैं। मीन इलेक्ट्रॉन दो तरीके का स्पिन कर सकता है, एक तो वो ये जो न्यूक्लियस है सेंटर में उसके अराउंड रिवॉल्व करता है, दूसरा ये कि अपने एक्सिस के अराउंड भी मूव करेगा। लेट्स से ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपने इस एक्सिस के अराउंड भी स्पिन शो करेगा और इस न्यूक्लियस के अराउंड भी रिवॉल्व करेगा। लेट्स से हम इसको इग्नोर करते हैं और सिर्फ न्यूक्लियस को लेते हैं हम। तो लेट्स से न्यूक्लियस में आपको पता है कि प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन ज़ीरो होता है। तो प्रोटॉन मीन समथिंग इज़ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई। फॉर एग्ज़ाम्पल जो न्यूक्लियस है, लेट्स से ये एक हमारे पास न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, मीन प्रोटॉन है इसमें, और ये अपने एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो यहाँ से हमने एक चीज़ निकालनी है, वो ये है कि हर वो चीज़ जो चार्ज रखती हो और वो स्पिन कर रही हो तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। मैनी काइंड्स ऑफ न्यूक्लियाई बिहेव एज इफ़ दे आर स्पिनिंग अबाउट एन एक्सिस। अपने एक्सिस के अराउंड अगर वो स्पिन कर रहे हैं और उनके ऊपर चार्ज भी है तो वो मैग्नेटिकली बिहेव करेंगे। ये उसी तरह ही है जैसे ज़मीन जो है ये रिवॉल्व कर रही है और अपने एक्सिस के अराउंड भी रिवॉल्व करती है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन जो हैं वो भी रिवॉल्व करते हैं और प्रोटॉन भी अपने एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ से हमने एक चीज़ निकाल ली कि एनीथिंग दैट हैव चार्ज और वो स्पिन कर रही हो
तो वो एक टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव कर सकती है। मीन हर पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज्ड एटम जो कि अपने एक्सिस के अराउंड स्पिन कर रही होगी वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी एंड इंटरैक्ट विद एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डिनोटेड बाय बी नॉट। देखें, जब हम इसको, एक चीज़ है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू हो गई है, तो जब उसको हम किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में रखेंगे, तो वो उसकी तरफ इंटरेक्ट होगा। मीन जैसे हमने यहाँ पे देखा कि ये प्रोटॉन है, इसने मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू किया है। तो जब इसको हम कोई एक मैग्नेट लेंगे, नॉर्थ और साउथ पोल होगा, इसमें हम जब इसको रखेंगे, इस वाले प्रोटॉन को जो कि मैग्नेटिकली बिहेव कर रहा है मैग्नेट की तरह, तो ये इससे मतलब इंटरेक्ट होगा, इस अप्लाइड यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ अट्रैक्ट होगा। स्पिनिंग चार्ज बॉडी जनरेट मैग्नेटिक फील्ड एज इन हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन्स में। देखें, हाइड्रोजन का एटम ले लें, उसके अराउंड एक इलेक्ट्रॉन भी रिवॉल्व कर रहा होता है, उसका प्रोटॉन भी रिवॉल्व कर रहा होता है। तो मीन सिंपल हमने यहाँ से एक रिज़ल्ट निकाल लिया कि जो चार्ज चीज़ हो और वो स्पिन कर रही हो तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है अपनी सराउंडिंग में। तो यही एक जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है, इसी को हम लोकल मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो जब हम किसी चीज़ को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो वो उसकी तरफ इंटरेक्ट होगा। सैंपल मतलब हम सैंपल अपना जो लेंगे वो मैग्नेटिकली बिहेव कर रहा होगा, यानी मैग्नेटिक न्यूक्लियाई होंगे, उसमें बहुत सारे होंगे। ऑब्जॉर्ब EMR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम उसके ऊपर फॉल करवाएंगे और उसमें से जो होगी रेडियो वेव रीजन जो होगा, उससे वो जो है ना एक्टिव हो जाएगी, ट्रांजिशन हो जाएगी, एक्साइटेशन हो जाएगी। और इसके अलावा एक और चीज़ कि एज डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर प्रेजेंट इन सैंपल। देखें, ज़रूरी नहीं है कि एक मॉलिक्यूल में 5 हाइड्रोजन हैं तो वो 5 की 5 एक जैसी फ्रीक्वेंसी ही ऑब्जर्व करेंगी, नहीं करेंगी, रेडियो वेव्स ही होंगी, लेकिन वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की होंगी। डिफरेंट फ्रीक्वेंसी मीन मे बी एक ऐसा प्रोटॉन जो कि मैग्नेटिकली एक्टिव है, मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, तो लेट्स से वो 60 मेगा हर्ट्ज़ या हर्ट्ज़ सिंपल हम बोल देते हैं, हर्ट्ज़ ये जो फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। लेट्स से एक चीज़ है, एक प्रोटॉन है, वो 60 हर्ट्ज़ से एक्टिव होता है, यानी ट्रांजिशन शो करता है। तो मे बी दूसरा ऐसा हो, कोई और मौजूद हो जो कि 65 के ऊपर होगा, कोई ऐसा होगा जो 60 के ऊपर होगा। तो मीन हर प्रोटॉन जो होगा उसके लिए हमें डिफरेंट जो है ना एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, मतलब डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वाली रेडियो वेव रिक्वायर्ड होगी। इसको हम फर्दर थोड़ा देखते हैं। फॉर एग्जांपल अब प्रीसेशनल मोशन को थोड़ा डिस्कस करते हैं। लेट्स से अगर आपने स्पिनिंग टॉप देखा हो जो बच्चे इस्तेमाल करते हैं, वो ऐसे होता है, कुछ इस तरीके का होता है। तो जब इसको हम घुमाते हैं तो अल्टीमेटली ये स्लो डाउन होना शुरू हो जाता है, मतलब स्लो, लेट्स से ये ऐसे रिवॉल्व कर रहा था तो ये स्लो डाउन होना शुरू हो जाएगा। जब ये स्लो डाउन होना शुरू हो जाता है तो ये एक किस्म का अनबैलेंस हो जाता है, मतलब ये कभी इधर को गिरना शुरू होगा, कभी इधर को गिरना शुरू होगा। अब ये क्यों हो रहा है? ये हमें पता है कि ज़मीन का जो ग्रेविटेशनल पुल है, यानी ज़मीन जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स रखती है, वो अपनी तरफ चीज़ों को खींचती है। तो उसी वजह से क्या हुआ कि जो स्पिनिंग टॉप है वो स्लो डाउन होना शुरू हो गया, यानी प्रीसेस हो गया। इसको बोलते हैं प्रीसेशनल मोशन। तो
ऐसा क्यों हुआ है? ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। अब ये जो प्रोड्यूस हुआ है किस वजह से हुआ है? ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ स्पिन, क्योंकि वो स्पिन कर रहा था। स्पिन के दरमियान और किसके दरमियान इंटरेक्शन हुई है? ग्रेविटी के दरमियान इंटरेक्शन हुई है। इसको हम बोलते हैं गायरोस्कोपिक मोशन का नाम भी देते हैं। तो यहाँ पे हमने देखना है प्रीसेशनल मोशन, मीन एक ऐसी चीज़ जो स्पिन कर रही हो और उसको किसी मुख्तलिफ इन्वायरमेंट में रख दें तो वो स्लो डाउन होना शुरू हो जाती है। इसको हम बोलते हैं प्रीसेशनल मोशन। इसी तरह ही होगा कि जो प्रोटॉन हैं या न्यूक्लियस हैं वो स्पिन कर रहे होंगे। जब हम उसको किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो वो प्रीसेस होना शुरू होंगे। प्रीसेस मीन स्लो डाउन होना शुरू हो जाएंगे। मतलब क्या है कि उसकी जो स्पिन है वो चेंज होना शुरू हो जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद प्रोटॉन अब्जॉर्ब एनर्जी बिकॉज दे बिगिन टू प्रीसेस इन एन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। देखें, एक प्रोटॉन है, वो प्रोटॉन बिहेव कर रहा है एज ए मैग्नेट की तरह। जब उसको हम किसी एक्सटर्नल यानी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो प्रीसेस होगा। प्रीसेस का मतलब क्या होगा? यानी वो डगमगाना शुरू कर देगा। इसी को बोलते हैं प्रीसेशनल मोशन। द फिनोमेना ऑफ प्रीसेशन इज सिमिलर टू दैट ऑफ द स्पिनिंग टॉप। अभी हमने देखा, owing to the influence of the earth gravitational field the top begins to wobble or precess। wobble mean डगमगाना, किसी चीज़ का धीमे हो जाना, स्लो डाउन हो जाना, about its axis। a spinning nucleus behave in a similar fashion under the influence of an applied magnetic field। यहाँ से हमने एक चीज़ निकाल ली है, वो ये है कि लेट से अगर ये हमारे पास प्रोटॉन है ये वाला और ये ऐसे स्पिन कर रहा है और जब हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है उसके ऊपर यानी किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है उसको, तो उसने अपनी वो जो रोटेशन शो कर रहा था, मीन जो स्पिन कर रहा था, वो मतलब प्रीसेस हुई है, मतलब वो बदल गई है, वो चेंज हो गई है या स्लो डाउन हो गई है। इसको बोलते हैं हम प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी या प्रीसेशनल मोशन। थोड़ा आगे चलते हैं। इसके अलावा एनएमआर फंडामेंटल एनएमआर इक्वेशन होती है इसी प्रीसेशनल मोशन को देखते हुए। अभी हमने पढ़ा गायरोस्कोपिक कांस्टेंट, तो ये गायरोस्कोपिक रेशो होती है गामा। एच नॉट जो होगा ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होगा, यानी हम जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे प्रोटॉन के ऊपर, जो प्रोटॉन मीन न्यूक्लियस के ऊपर जो हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे उसको एच ओ से ज़ाहिर करेंगे। उसके बाद 2 पाई एंड न्यू यानी फ्रीक्वेंसी। दिस इज़ एन प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी। प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी होगी नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेड बाय मैग्नेट अराउंड द एक्सटर्नल फील्ड। यानी वो जो मैग्नेट है यानी वो जो प्रोटॉन है उसको हम किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो ये कितनी रेवोल्यूशन विद इन 1 सेकंड देता है, उसको हम उसकी प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। इसको थोड़ा फर्दर हम देखते हैं कि अभी तक हमने जो देखा है वो ये देखा है कि मुख्तलिफ चार्ज जो चीज़ें होती हैं यानी न्यूक्लियस होते हैं वो प्रीसेशनल मोशन शो करते हैं। मीन कि वो मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। जब उसको हम किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो प्रीसेस होते हैं। प्रीसेस मीन यानी वो स्लो डाउन होते हैं, उसकी मोशन जो है इफ़ेक्ट होती है। और इसी चीज़ को हम जो है ना इसमें स्टडी करते हैं। न्यूक्लियर मीन न्यूक्लियस से रिलेटेड चीज़, मैग्नेटिक मीन जो न्यूक्लियाई मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहे हैं। यहाँ तक हम पहुँच गए हैं।
अब यहाँ पे हम देखेंगे थोड़ी सी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, NMR एक्टिव एलिमेंट्स कौन से होंगे या NMR एक्टिव कंपाउंड कौन से होंगे, यानी कौन सी चीज़ें जो हैं उसको हम स्टडी कर सकते हैं इन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखें, सबसे पहली बात यह है कि प्रोटॉन की बात की, हमने न्यूक्लियस की बात की है। तो न्यूक्लियस में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे हम एक रिज़ल्ट निकालेंगे कि ऐसी चीज़ें, ऐसे न्यूक्लियस जिनके अंदर एटॉमिक न्यूक्लियस दैट पोजेस ईदर ऑड मास नंबर या ऑड एटॉमिक नंबर, यानी कि जो मास नंबर और एटॉमिक नंबर ये दोनों ऑड हों या दोनों में से कोई एक चीज़ ऑड हो, तो वो जो चीज़ें होंगी वो NMR एक्टिव होंगी। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल H1 ये एक्टिव है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर और ऑड है और दोनों में से एक चीज़ जो है ना ऑड होनी चाहिए। एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और मास नंबर मीन प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, दोनों में से कोई एक चीज़ जो होगी वो ऑड होनी चाहिए, तो वो NMR एक्टिव होगा। दोनों ऑड हों या दोनों में से कोई एक चीज़ ऑड हो तो वो NMR एक्टिव होगा। इसी तरह कार्बन 13 ये वाला नहीं होगा, ये नाइट्रोजन 15 और 7 ये साथ होगा। इसी तरह ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो ये NMR एक्टिव हैं। ये वाले NMR एक्टिव नहीं हैं क्योंकि इसमें इवन दोनों चीज़ें आ जाती हैं। However, the nucleus of the ordinary hydrogen atom, the proton, does have spin. इस तरह for each nucleus with spin, the number of allowed spin state may adopt is quantized and is determined by its nuclear spin quantum number। देखें, हर जो चीज़ होती है जो मूव कर रही होती है, हमने ये भी पढ़ रखा है कि any moving particle have angular momentum। एंगुलर मोमेंटम होता है और ये एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड मीन फिक्स होता है, तो एंगुलर मोमेंट भी उसका फिक्स होगा। एंगुलर मोमेंट भी फिक्स होगा। एंगुलर मोमेंट फॉर न्यूक्लियस इज़ डिनोटेड बाय आई, तो इसको हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे। अभी थोड़ा हम आगे जाके फर्दर इसको पढ़ेंगे। ऑल द न्यूक्लियाई, इसको हम आगे चल के देखते हैं। All the nuclei have charge, so have spin, angular momentum, and this momentum is quantized। देखिए, अभी हमने बात की कि हर वो चीज़ जो स्पिन कर रही होती है और वो पार्टिकल हो तो वो एंगुलर मोमेंटम रखती है, और ये एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल, या प्लैंक्स क्वांटम ने भी यही बताया था। ओनली दोज न्यूक्लियाई प्रीसेस मीन जिनकी मोशन डिस्टर्ब होगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड जिनका डिस्टर्ब होगा, हैव फाइनाइट स्पिन क्वांटम नंबर, यानी जो आई है ना वो 0 से ज़्यादा होना चाहिए। 0 से ज़्यादा होगा तो वो 0 नहीं होना चाहिए सिर्फ, तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा और NMR एक्टिव होगा। दिस मोमेंट रिलेटेड टू एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, यानी एटॉमिक नंबर ऑड होना चाहिए या एटॉमिक नंबर या मास नंबर ऑड होने चाहिए। दोनों में से कोई एक चीज़ ऑड होनी चाहिए। अगर दोनों इवन हुई तो वो 0 होगा। अगर दोनों में से कोई एक चीज़ ऑड होती है तो दैट इज़ NMR एक्टिव एलिमेंट। अब यहाँ तक हमने ये देख लिया कि NMR एक्टिव कौन से होंगे। NMR एक्टिव वो वाले एलिमेंट्स या वो वाले मॉलिक्यूल होंगे जिनके अंदर ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे या ऑड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे, यानी उसका मास नंबर ऑड हो या प्रोटॉन यानी एटॉमिक नंबर उनका ऑड हो। इन दोनों में से कोई एक चीज़ अगर ऑड आ गई
तो इट्स मीन कि वो NMR एक्टिव एलिमेंट है, यानी NMR एक्टिव न्यूक्लियाई है, उसको हम स्टडी कर सकते हैं। अब वो कितनी किस्म की स्पिन करेगा, मीन ओरिएंटेशन उसकी कितनी होगी, मीन नंबर ऑफ मल्टीप्लिसिटी भी इसको बोलते हैं। यानी अभी हमने बात की कि प्रोटॉन है, अगर हाइड्रोजन की बात करते हैं हम, तो हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज के साथ, तो ये अगर स्पिन कर रहा है और ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये कितनी ओरिएंटेशन शो करेगा। तो जो हाइड्रोजन का प्रोटॉन होता है, हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस होता है, वो 2 किस्म की शो करता है। इसको हम आगे जाके भी देखेंगे कि ओरिएंटेशन को कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। ओरिएंटेशन बेसिकली 2 टाइप की होती हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ समझनी है कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं ना करेंगे, तो किसी मॉलिक्यूल के अंदर या किसी सैंपल के अंदर ये कंडीशन होगी कि कोई जो है ना प्रोटॉन किस तरफ मूव कर रहा है, कोई इधर को कर रहा है, कोई इधर को कर रहा है, मतलब दीज आर रैंडमली स्पिन, मतलब वो रैंडमली स्पिन कर रहे हैं, कोई स्पेसिफाइड नहीं है, मतलब अपनी मर्ज़ी से जो है ना जिधर को दिल कर रहा है उधर को मूव कर रहे हैं। लेकिन जब उसको हम किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये वाला हमने BO से ज़ाहिर किया था, B0 पढ़ लें इसको, तो ये लाइन शो कर रही है कि इस डायरेक्शन में जो है ना मैग्नेटिक फील्ड है, यानी ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो जब इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे तो हमें भी नज़र आ रहा है यहाँ पे कि कुछ न्यूक्लियाई जो हैं उन्होंने अपने आप को अलाइन कर लिया है विद अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। बेसिकली ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पे कुछ देखें, ये वाले जो क्या पिंक कलर के हैं, इन्होंने अपने आप को अलाइन, मतलब जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है उस तरफ अपने आप को अरेंज कर लिया है। लेकिन कुछ ये जो ब्लू हैं, ये वाले, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपोजिट अपने आप को अलाइन किया है। मतलब 2 कंडीशन है, 2 वेज ऑफ ओरिएंटेशन आर पॉसिबल। अलाइनमेंट विद द फील्ड, यानी जब हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है या जिस फील्ड में रखा है, एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही हैं उसकी डायरेक्शन में अपने आप को अरेंज कर लेंगे न्यूक्लियस। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि वो उसके अगेंस्ट कर लेंगे, जैसे यहाँ पे पिक्चर में ये जो ब्लू वाले न्यूक्लियस हैं, इन्होंने अपने आप को अपोजिट डायरेक्शन में अपने आप को अरेंज किया है, अलाइन किया है। इस वाली डायग्राम से भी इसको आप समझ सकते हैं कि ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, मतलब ये नॉर्थ है और ये साउथ है, इस तरीके से। और ये हमारे पास हाइड्रोजन का एक न्यूक्लियस है और इस तरीके से स्पिन कर रहा है। दिस न्यूक्लियस इज़ लाइन अप विद द अप्लाइड फील्ड। देखें, इधर को ही अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी और इसकी भी इधर को ही है, मतलब सेम है, मतलब अलाइन है। उसके बरक्स देखें, इसका ये डाउनवर्ड है, यानी मीन ये अगेंस्ट है, सेकंड वाला अगेंस्ट है। दिस न्यूक्लियस इज लाइंड अप अगेंस्ट द अप्लाइड फील्ड। तो यहाँ से हम फर्दर रिजल्ट निकालेंगे कि 2 पॉसिबिलिटी हो गई ओरिएंटेशन की। एक कि जिस डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में हमारा जो न्यूक्लियस होंगे अपने आप को मैनेज कर लेंगे, यानी अरेंज कर लेंगे। या दूसरी पॉसिबिलिटी ये होगी कि उसके अगेंस्ट कर लेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक लेट्स से ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है जो कि स्पिन कर रहा है और इसको हमने कहाँ रखा है, एक अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये नॉर्थ है और ये साउथ है। नॉर्थ और साउथ ये कंडीशन ओके होती है, यानी
साउथ नॉर्थ और साउथ के दरमियान इंटरेक्शन हो जाएगी और नॉर्थ और साउथ के दरमियान इंटरेक्शन हो जाएगी। इट्स मीन कि ये अलाइन है। अलाइन मीन कि जिस डायरेक्शन में जो है ना, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में प्रोटॉन है। प्रोटॉन मीन वो वाला न्यूक्लियस जो कि मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। लेट्स से ये हमारे पास मैग्नेटिकली बिहेव कर रहा है न्यूक्लियस ये वाला। तो देखें कि नॉर्थ साउथ मीन ओके है, मतलब अकॉर्डिंग टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन यहाँ पे चेक करें, ये नॉर्थ है और ये भी नॉर्थ है। नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इसी तरह ये साउथ है और ये साउथ है, ये भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो मीन अगर अपोजिट होता है तो उस वक्त एनर्जी ज़्यादा होती है ड्यू टू रिपल्शन, और जब एक दूसरे के साथ अलाइन होते हैं तो उस वक्त एनर्जी होती है लो। इट्स मीन कि ये लो एनर्जी वाला ज़्यादा स्टेबल होती है कंडीशन, और ये हाई एनर्जी वाली जो होती है ये थोड़ी अनस्टेबल होती है। एक चीज़ यहाँ पे फर्दर चेक करें कि जब हमारे पास हमने कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया था तो ये हमारे पास प्रोटॉन है, एक ये प्रोटॉन है और एक ये प्रोटॉन है, और ये दोनों इस कंडीशन के ऊपर जो है ना ये डीजेनरेट हैं। डीजेनरेट मीन दे हैव सेम एनर्जी, यानी सेम एनर्जी इनके पास, दोनों के पास है। लेकिन जैसे ही हमने किसी एक्सटर्नल फील्ड के अंदर इनको रखा तो एक जिसने अपोजिशन शो की, मतलब क्या हुआ कि हमने अप्लाई किया है मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में और इसने अपने आप को अलाइन कर लिया इस डायरेक्शन में, और इसने अपने आप को अलाइन कर लिया अप, यानी इसने अपोजिट किया है और इसने अलाइन किया है। तो जो अलाइन हुआ वो लो एनर्जी पे आ गया और जो अगेंस्ट हुआ वो हाई एनर्जी में चला गया। अब ये जो डिफरेंस आया ना यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब ये जो डिफरेंस है अलाइन और अगेंस्ट के दरमियान, ये डिपेंड करता है, ये एनर्जी डिफरेंस है, एनर्जी का डिफरेंस है, और ये डिपेंड करता है कि हम मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कितना अप्लाई कर रहे हैं, या एच कितना, ये मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इसको बोलते हैं कि ये हम कितनी प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा ये वाला डेल्टा ई जो है, यानी एनर्जी डिफरेंस इसके दरमियान उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। तो दिस इज़ बेसिकली अबाउट ओरिएंटेशन ऑफ प्रीसेसिंग प्रोटॉन। प्रीसेसिंग प्रोटॉन मीन जो कि ऐसे न्यूक्लियस हैं जो कि प्रीसेस कर रहे हैं, मतलब मैग्नेटिकली बिहेव कर रहे हैं, और जब उसको हम किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो दे स्लो डाउन, यानी उनकी जो मोशन है वो डिस्टर्ब होती है। तो दो तरीक़ों से डिस्टर्ब हो सकती है, या तो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में या उसके अगेंस्ट हो सकती है। जो उसके अगेंस्ट होगी वो हायर एनर्जी स्टेट होगी और इसको बीटा स्पिन स्टेट भी बोलते हैं, और जो लो एनर्जी वाली होती है यानी जो अलाइन हुई है विद अप्लाइड फील्ड उसको हम अल्फा स्पिन स्टेट बोलते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हमने चेक करना है अलाउड स्पिन स्टेट, मतलब एक प्रोटॉन है या एक न्यूक्लियस है तो वो कितनी किस्म की स्पिन शो करेगा, कितनी किस्म की ओरिएंटेशन शो करेगा। देखें स्पिन स्टेट मीन कितनी किस्म से स्पिन कर सकता है। फॉर एग्जांपल वो हमारे पास एक जनरल फार्मूला होगा 2I कैपिटल प्लस 1। इस फार्मूला से हम जो है ना कैलकुलेट कर लेंगे कि कितनी स्पिन शो करेगा। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि किसी हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है और उसके जो आई है ना, जो हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर आया है, ये एक्चुअली स्पिन क्वांटम नंबर है, और ये स्पिन क्वांटम नंबर आया है हाफ हाइड्रोजन के लिए। तो देखें जब ये हाफ आया है तो जब आई हमें पता चल गया तो हम इसमें पुट कर लेंगे आई। देखें आई की जगह पे हाफ पुट किया तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1 = 2। तो इसका मतलब हुआ कि जो हाइड्रोजन के अंदर न्यूक्लियस है जिसको हम प्रोटॉन भी एक्चुअली बोलते हैं, तो वो जो न्यूक्लियस है उसकी 2 किस्म की स्पिन होंगी। मतलब
माइनस हाफ और प्लस हाफ, मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दो उसकी हमारे पास स्पिन होंगी। इसी तरह लेट्स से अगर हमारे पास क्वांटम स्पिन क्वांटम नंबर जो है फॉर न्यूक्लियस वो आता है हमारे पास 3/2, ये एक्चुअली क्लोरीन के लिए होता है। तो क्लोरीन का अगर स्पिन क्वांटम नंबर हमारे पास आया 3/2, ये जो स्पिन क्वांटम नंबर होते हैं ये हम एक सेपरेट वे है जिससे हम कैलकुलेट करते हैं। अगर वो हमारे पास 3/2 है तो हम उसी फार्मूला में आई की जगह 3/2 पुट करेंगे। ये पुट किया, 2 से 2 कैंसिल, 3 + 1 = 4। इट्स मीन कि जो क्लोरीन का न्यूक्लियस है, क्लोरीन का न्यूक्लियस उसकी 4 टाइप की 4 किस्मों की स्पिन वो शो करेगा। ठीक है, 4 किस्म की स्पिन वो शो करेगा। मीन कब शो करेगा? जब हम उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे। तो ये कुछ एलिमेंट हैं उनकी दी हुई है उसने कि कितनी कितनी क्वांटम नंबर होता है और कितनी कितनी वो स्पिन शो कर सकता है। उसके बाद फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन की बात करते हैं। अभी हमने कहा कि हाइड्रोजन जो है ना 2 किस्म की स्पिन शो करता है, हाफ में और माइनस में। तो ये 2 किस्म की स्पिन है, ये प्लस हाफ और ये माइनस हाफ। तो यानी जो सिंपल सी बात है, अगर 2 स्पिन है 2 किस्म की, तो एक जो होगी स्पिन वो अकॉर्डिंग टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होगी और दूसरी उसकी अपोजिट हो जाएगी। जो अकॉर्डिंग टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड यानी जिसने अपने आप को उसकी डायरेक्शन में अरेंज कर लिया है, यानी देखें ना, इधर को ही ये मैग्नेटिक फील्ड है, इधर को ही इसकी जो है ना मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और उसी तरफ उसकी स्पिन है। तो इट्स मीन कि दोनों ने अपने आप को एक ही डायरेक्शन में अलाइन किया है। तो दिस इज़ लो एनर्जी स्टेट, और जिसने उसके अपोजिट कर लिया है नीचे को देखें, और ये अप्लाइड जो है वो ऊपर को है डायरेक्शन, तो इसने अपने आप को अपोजिट किया है, तो ये हायर एनर्जी स्टेट में होगा। इसको हम यहाँ से भी समझ सकते हैं, देख लें। हैंस एज एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड द डीजनरेट स्पिन। डीजनरेट स्पिन मीन यहाँ पे जो चीज़ें थी दोनों सेम थी, लेकिन चूंकि उसने 2 स्पिन शो करनी है तो एक उसने की अगेंस्ट और एक की अलाइन, मतलब अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है ना, तो इसकी डायरेक्शन भी ये है, लेकिन अगेंस्ट की डायरेक्शन नीचे को है और इसकी अप्लाइड की ऊपर को है। तो ये उसके अगेंस्ट चला गया तो हाई एनर्जी में चला गया। बेसिकली दिस इज़ एनर्जी लाइन, ये ज़ीरो है, यहाँ पे दोनों की एनर्जी सेम है। तो डिफरेंस किस वजह से आया? उनकी स्पिन की वजह से। अब ये एक सेपरेट चीज़ है जिसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, ये वाली। उसके बाद ये जो स्पिन फ्लिपिंग है, यानी ट्रांजिशन फ्रॉम वन एनर्जी स्टेट टू अनदर एनर्जी स्टेट इज़ कॉल्ड फ्लिपिंग ऑफ न्यूक्लियस या फ्लिपिंग ऑफ प्रोटॉन। तो इसको भी हम जो है ना आगे थोड़ा देखेंगे कि ये इसको हम बेसिकली जब इसको हम देखेंगे ना तो ये ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 2 न्यूक्लियाई हैं। बेसिकली जब हम इसको एक्चुअली रखेंगे ना किसी फील्ड के अंदर, तो अपरेटस जो बना होता है हमारा, उसका एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। जब हम इसमें रखते हैं तो लेट्स से अपने आप को अलाइन करते हैं और कुछ जो होंगे वो अपने आप को अगेंस्ट कर लेते हैं। तो जब हम इसके ऊपर रेडियो वेव्स एच न्यू, मतलब रेडियो वेव इसके ऊपर फॉल करवाते हैं, तो यहाँ पे जो है ना डिफरेंस आता है। जो लो वाले होते हैं वो हाई में चले जाते हैं और जो हाई वाले होते हैं वो लो एनर्जी में आ जाते हैं। ये देखें, यहाँ पे ये लो था तो यहाँ पे हाई में चला गया, और यहाँ पे ये हाई में था तो ये लो में आ गया। तो इट्स मीन कि यहाँ पे फ्लिपिंग हुई है, ट्रांजिशन हुई है, और इसी ट्रांजिशन को हम स्पिन फ्लिपिंग का नाम देते हैं। इसको फर्दर हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो अब हम थोड़ा देखेंगे
रेजोनेंस स्टेट को। देखें बेसिकली जब हम रेजोनेंस का मतलब होता है दो चीज़ों का मैच कर जाना। बेसिकली होता यूँ है कि लेट से हमारा एक न्यूक्लियस है, वो इसकी डायरेक्शन इस तरह की है, जब हम इसके ऊपर फॉल करवाएंगे रेडियो वेव्स, तो जो इनकमिंग रेडियो वेव्स है ये ऑब्ज़र्व करेगा ये वाला, और ये अपनी स्पिन को फ्लिप करेगा, यानी अपनी स्पिन को फ्लिप करेगा। तो ये इस डायरेक्शन में था, तो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में लाने के लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड थी, वो हमने बाहर से दी है। तो यानी ये इसको अपनी स्टेट चेंज करने के लिए, ये स्पिन स्टेट चेंज करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड थी। तो वो अगर इसको फॉर एग्ज़ाम्पल इसको रिक्वायर्ड है ना 60 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है इसको फ्लिप करने के लिए, तो यहाँ से हम 60 की ही प्रोवाइड करेंगे। तो इसकी जो प्रोवाइडेड 60 है वो इसकी 60 से मिल गई, तो इसने अपनी स्पिन को चेंज कर लिया। मीन इसका मतलब क्या हुआ कि इस प्रोटॉन की जो एनर्जी थी, जो ट्रांजिशन के लिए रिक्वायर्ड थी, उतनी ही बाहर से आई। अगर वो दोनों मैच कर गई तो दिस इज़ नाउन एज रेजोनेंस स्टेट। फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन है एक नीचे ग्राउंड स्टेट में, तो मैं बोलता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो एनर्जी है, एनर्जी का डिफरेंस है, वो डेल्टा ई इज़ इक्वल टू 50 किलो जाउल या 50 जाउल है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इस ग्राउंड स्टेट से मैं इस एक्साइटेड स्टेट में इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिस्ट करवाऊँ, यानी यहाँ से नीचे से इसको यहाँ तक लेके जाऊँ। अब ये जो दो स्टेट के दरमियान डिफरेंस है ना 50 का, अगर मैं यहाँ से एक ऐसी रेज़ भेजूँ जिसकी 50 जॉल एनर्जी होगी, तभी यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड में चला जाएगा। मीन इस एनर्जी डिफरेंस की जो एनर्जी डिफरेंस था 50 जॉल, वो बिल्कुल एग्जैक्टली इससे मिल गया जो हमने बाहर से भेजी है, रेज़ भेजी हैं, यो रेडियो वेव्स भेजी हैं, तो ये दोनों मैच कर गई हैं। तो दिस इज़ नाउन एज रेजोनेंस स्टेट। मीन दो एनर्जी जो हैं वो मिल गई हैं। अगर मैं यहाँ से 60 की भेजूँगा ना, तो ये बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा इस इलेक्ट्रॉन को जो ग्राउंड स्टेट में है, एक्साइटेशन नहीं होगी। एग्जैक्टली इसीलिए तो हम बोलते हैं ना कि एनर्जी जो होती है क्वांटाइज्ड होती है, हर चीज़ की स्पेसिफिक एनर्जी होती है। एक चीज़ को हमने फेंकना है दूसरी एक्साइटेड स्टेट में, तो जितना उनका एनर्जी डिफरेंस होगा, उतनी ही बाहर से एनर्जी आएगी तो ही वो ट्रांजिशन होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। तो दिस इज़ बेसिकली रेजोनेंस स्टेट। तो अब हमें एक आइडिया हो गया होगा कि NMR का क्या मतलब हुआ, कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस मीन न्यूक्लियर मीन न्यूक्लियस से रिलेटेड चीज़ें, मैग्नेटिक मीन मैग्नेटिज्म से रिलेटेड, मीन जो न्यूक्लियाई हैं वो मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। रेजोनेंस मीन क्या है कि हम उनको रेजोनेंस में लेके आते हैं, मतलब एक्साइटेशन करवाते हैं, और उसी एक्साइटेशन के दौरान में हमें जो है ना एक सिग्नल मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास स्पेक्ट्रम है, तो यहाँ से ऐसे एनर्जी स्ट्रेट जाती जा रही है, ऐसे गई सीधी लाइन आई, इसका मतलब कि एनर्जी की अब्जॉर्प्शन नहीं हुई। अगर यहाँ से 60 की मैंने दी है ना, तो वो बिल्कुल सीधी गुजर जाएगी, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ से ऐसा हुआ है कि ऐसे बेंट हुआ है ये वाला सिग्नल, तो इट्स मीन कि इस पॉइंट के ऊपर अब्जॉर्प्शन हुई है। सो यहाँ दिस इज़ अ सिग्नल एक्चुअली, मीन यहाँ पे फ्लिपिंग हुई है, यहाँ पे ट्रांजिशन हुई है, यहाँ से एक चीज़ लो एनर्जी से हाई एनर्जी में गई है, तो यहाँ से हमें सिग्नल मिल जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो एक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी है।
अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये एक बेसिक चीज़ें थी जो हमने आज पढ़ी हैं। तो होप सो यू कैन अंडरस्टैंड इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।